हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक में आज के टॉक शॉक में 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इस मामले पर बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी मुमकिना तौर पर इन तीनों जजेस के बारे में एक रेफरेंस दायर करने पर गौर किया जा रहा है। क्या रेफरेंस दायर होगा, नहीं होगा, क्या सूरत हाल होगी, उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत कर रहे थे और बाकी जमातें भी इसमें मौजूद थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी, JUIF की नुमाइंदगी थी और बाकी जो इत्तेहादी जमातों के अरकान हैं वो भी बीच में शामिल थे। उस इजलास का नतीजा क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी और अहम बात, महंगाई ने तमाम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई ने मुल्क में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसकी आज तक कोई नज़ीर, कोई मिसाल नहीं मिलती। महंगाई के मामले पर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से मौजूदा जो हुकूमत है वो नाकाम हो गई है महंगाई के जिन को बोतल में बंद करने में। तो उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने कहा है कि 3 जजेस जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम भी शामिल है उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर कर रहे हैं। नाम नहीं उन्होंने लिया, लेकिन हमें इस बात की इतला है कि वो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के नाम भी उनमें शामिल हैं। मशहूर ज़माना बेंच है जी, मशहूर ज़माना जो 3 रुकनी बेंच है उसके ऊपर ये इशारा है। ये ड्रावा है या हकीकत में हुकूमत कुछ करने के काबिल भी है? मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत इतनी ताकतवर है कि वो इन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करके एक नया महाज खोल लेगी। एजाज, मेरा ख्याल है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो एक बैकग्राउंड नेगोशिएशन भी चल रही है जजेस के साथ। हाँ, नहीं ये देखें, ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये नहीं होता कि कोई राना सनाउल्लाह खुद जाके किसी जज को मिल रहा होगा, ठीक है। लेकिन दरमियान में कोई वकील होंगे। बाज़ कात ऐसे भी होते हैं ना, कोई कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट की बात भी सुन लेते हैं या दोनों साइड पे काबिल कबूल होते हैं, तो उनके ज़रिए बातचीत भी चल रही होगी और चल रही है। और दूसरा ये है कि साथ वो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है कि साथ आप डरा भी रहे हैं कि अगर ये ना होगा तो ये हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के तेवर ऑलरेडी अय्या हैं, यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं वो क्या करने जा रहे हैं, यानी कि वो उन्होंने कहा कि जितने बंदे टूट जाए ना बेंच यही फैसला करेगा। इलेक्शन के हवाले से वो एक फुल बेंच बनाने पर से वो इनकारी हैं और लिहाजा अब जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी एक हाई स्टेक गेम है। ठीक है, अब यही देखें ना कि इस केस का फैसला आता है, नो मैटर कि हम सब समझ रहे हैं, हम सब से मतलब ये है कि यानी कई लोग नहीं भी समझ रहे ये कोई जो, लेकिन हमारी जो सोच है यानी एक नुक्ता नज़र है वो ये भी है कि कि ये फैसला मुतनाज़ है। बेहतर था कि एक फुल बेंच बन जाता। अब ये है कि जो फैसला वो कर जाएंगे इस चीज़ से कतई नज़र के वो मुतनाज़ा है या नहीं, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन जाएगा। और वो ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा कि अगर हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं करती तो फिर भी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चल जाएगा। मैं कहता हूं कि कुछ भी ना हो, लेकिन ये एक गवर्नमेंट के चेहरे पर एक धब्बा तो लग जाएगा जो आइंदा भी ये हो सकता है कि आज से 5 साल बाद भी उस पर बात हो रही हो जी कि ये बड़ी बातें करते हैं। जब इनकी अपनी बारी आई थी तो इन्होंने क्या किया था, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज थे, उन्होंने पीछे रह जाना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जब जिक्र आएगा तो वो अलग से आएगा कि उसमें जो जज हैं और जिस नौबत में आज हम हैं, ये कोई असम्बलियाँ तहलील होने से तो शुरू नहीं हुई, ये तो कोई 2015-16 से शुरू है। और इसी सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस साहबान हैं और इसी बेंच के जो लोग हैं वो इन अहम मामलात में इन्वॉल्व रहे हैं कि जिस बहरान का आगाज़ तब से हुआ है 2013-14 से जी 14 से। हाँ, लेकिन यह है कि 2014 में जो जस्टिस नासिरुल मुल्क थे, 2015 में जो पहले इन्होंने धांधली का केस बनाया इमरान खान ने, तो उसमें तो उन्होंने वो खाली कर दिया ना, यानी कि उसमें वो उन पर बातें ज़रूर आती रही लेकिन उन्होंने अपने एक्शन से वो चीज़ें साबित नहीं की जो उन पर इल्ज़ाम लग रहे थे। बाद में जो जज साहबान चीफ जस्टिस साहबान आए हैं उन्होंने अपने कॉलो फेल से वो साबित किया कि इल्ज़ाम जो लग रहे हैं वो ठीक है। तो अब यह है कि ये एक हाई स्टेक गेम है। तो सुप्रीम कोर्ट
अपने हद तक जाएगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। एन मुमकिन है कि आगे अब जो बड़े नामी ग्रामी जज हैं ना, अब ये देखें कि कोई बंदा ऐसा जो कि जस्टिस बंदयाल से भी एक मोहब्बत रखता हो, लेकिन वो कोई जस्टिस यहिया अफरीदी या जस्टिस मंदोखेल या जस्टिस जो मंसूर अली शाह है, उनकी इंटेग्रिटी को तो क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। और उन्होंने कभी इस तरह से एक साइड पर खुलकर नहीं खेला कि जिसमें ये पता चले कि वो फलां पार्टी की साइड पर हैं। और जो पोजीशन जस्टिस काजी फायज ईसा ने ली हुई है वो भी उन्होंने आज नहीं ली, वो पहले भी इस चीज़ का इजहार करते रहे हैं माजी में, जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी और सुमोटो के हवाले से उनके इतराज़ात मौजूद थे। और यही बात जो है जस्टिस मंसूर अली शाह पहले भी करते रहे हैं, लिहाजा वो ये नहीं कि अभी गवर्नमेंट को तो अभी सूट कर रहे हैं ना, ठीक है, लेकिन उनके ये जो व्यू पॉइंट है ये पहले से मौजूद था। चीमा साहब, इस पे एक लतीफ़ा है अच्छा, सच्चा लतीफ़ा। आपको याद है जैसे सज्जाद अली शाह की अदालत थी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे, वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त सज्जाद अली शाह साहब की अदालत में बगावत हो गई थी एक। हाँ, और उसमें नाम लिया जाता था कि जो तारड़ साहब हैं, रफ़ीक अहमद तारड़ साहब, जो हमारे साबिक़ सदर भी रहे हैं, वो उनके ऊपर इल्ज़ाम आता था कि उन्होंने एक मेन किरदार अदा किया है। बाज़ लोग उनके ऊपर कहते थे कि जी वो को ब्रीफ केस लेके जाते रहे या नहीं जाते रहे, कोई बात साबित नहीं हुई, लेकिन इल्ज़ामात लोग लगाते रहे। लेकिन रफ़ीक तारड़ साहब इस बात को डिनाई करते रहे कि ऐसी बात नहीं थी। तो लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सज्जाद अली शाह साहब को की अदालत को फिर काबू कर लिया था उस वक्त की जो गवर्नमेंट है। अब इत्तफाक देखिए कि वही रफ़ीक तारड़ साहब, उनके ग्रैंडसन अता तारड़ आजकल वो बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। बज़ाहिर तो जो आज़म नज़ीर तारड़ है वो एक वज़ीर कानून है उनका ओहदा, लेकिन जो एक अहम प्लेयर जो है वो अता तारड़ है। तो अता तारड़ साहब जो है ना वो थे कल अदालत में, तो किसी ने उनसे इसी हवाले से सवाल किया कि भाई तारड़ साहब के ऊपर भी उस वक्त आया था, तो उन्होंने इल्ज़ाम आया था यानी कि आपके कि उस टाइम वो मुलव्वस थे, कि उस वक्त वो मुलव्वस थे। तो अता तारड़ ने कहा कि जी जब भी कोई डिक्टेटरशिप अदलिया में आएगी ना तो एक तारड़ सामने ज़रूर आएगा। तो उस वक्त मेरे दादा थे, मेरे ख्याल में दादा, उन्होंने कहा कि उस टाइम एक तारड़ था, अभी दो तारड़ है, अभी दो तारड़, ठीक है। तो कहते हैं जब भी कोई इस तरह की आएगी तो तारड़ आएगा। तो बड़ा एक जिन लोगों को पुरानी हिस्ट्री का पता है, अगर वो जानते हैं तो उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। मैंने भी मैं बैठा हुआ, सवाल हमारे कयूम सिद्दीकी साहब ने किया था। इजाज, इसमें जो एक चीज़ अभी मिसिंग है ना वो ये है कि उस टाइम कोयटा में एक बेंच मौजूद था जी, यानी कि जो एक रजिस्ट्री ब्रांच में बेंच मौजूद था। अभी जो है ना बंदयाल साहब ने कोई ऐसा बेंच नहीं बनाया, और अगर कोई ऐसा रजिस्ट्री ब्रांच में बन गया तो इनके खिलाफ जो ये चीज़, इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हो जाएंगे कि उधर से कोई एक रूलिंग आ जाएगी। लेकिन अब यह है कि उनके अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं ना, उससे उनका अपना केस बहुत कमज़ोर हो गया। हुकूमत का केस जो भी है, यानी कि हुकूमत का केस जो है, देखें मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जितनी भी मुतनाज़ा हो जाएगी ना, ये हुकूमत के माथे पर ये दाग ज़रूर लगेगा। ठीक बात, यानी वो ये चीज़ें बाद में तय होने वाली होती हैं। असल बात यह है कि वो कोर्ट का जिक्र आएगा, वो 3 रुकनी जो है ना वो इतना पीछे रह जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जब अदलिया का जिक्र आएगा और जस्टिस बंदयाल जो हैं उनकी भी कोई इज्जत में इजाफा नहीं होगा कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ 3 लोग हैं कि जिन्होंने आइन की कसम खाई है, बाकी लोग जो हैं उन्होंने कसम नहीं खाई, या 3 लोग हैं जिनको आइन का पता है, बाकियों को पता नहीं है। हाँ, तो आप मानते भी हैं जी कि वो फलां जो हैं वो बड़े आइन जानने वाले लोग हैं, तो आप एक बड़ा बेंच बना दें और खुदारा इस मुल्क में जितनी तकसीम हो चुकी है आप इसमें मजीद इजाफा ना करें। आप ये जो बज़ाहिर आपको लग रहा है कि जैसे आप हक की जंग लड़ रहे हैं, आप इस मुल्क में ये मजीद हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब ये है कि गवर्नमेंट जो है उसकी एक अपनी गेम है, तो गवर्नमेंट करेगी। यानी अभी अच्छा, अभी लेट से कि अभी यहिया अफरीदी, जस्टिस यहिया अफरीदी का उनका भी आ गया, यानी जो उन्होंने अपना ऐलान किया, फैसला उन्होंने भी जारी कर दिया है। इमेजिन करें कि आगे 4 उसको क्या नाम है, सोमवार को अतर मिनल्ला जो है उनका भी कोई फैसला आ जाए, ठीक है। लेकिन अब ये बातें तो समझने वाली हैं ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना एक गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है, तो जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भी एक मॉरल ड्यूटी है कि अपने साथी जजों को सुने। लिहाजा अगर आप इस मामले में एजाज जज बनेंगे ना,
तो जिधर आप गवर्नमेंट को कंडेम करेंगे ना, तो आप अदलिया के किरदार को भी सराह नहीं सकते। चीमा साहब, मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के मुकाबले में जब अदलिया को देखें तो मैं ये सोचता था कि शायद अदलिया जो है ना बड़ेपन का मुजाहरा करेगी, जिसे कहते हैं ना कि ये मैग्नानिमिटी भी शो करेगी और अपना इखलाक से और अपनी नेक नीति से, अपने अमल से साबित करेगी कि ये इस आइन के साथ भी मुखलस हैं, मुल्क के साथ भी मुखलस हैं और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करेंगे। आप देखिए, जो 3 अप्रैल की रूलिंग थी, जो कि गैर आइनी रूलिंग थी, उसके ख़िलाफ़ इन्होंने फ़ैसला दिया कि वो गैर आइनी है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक्शन का हाँ नहीं, हुक्म नहीं दिया, किसी एक्शन का हुक्म नहीं दिया। कितना बड़ा एक लकूना है। फिर बाद में ठीक है, इलेक्शन करवाने चाहिए, कोई इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए, बिल्कुल कराने चाहिए भाई, कराने चाहिए। तो फिर आप 9 रुकनी बेंच बना दें और उस पर अपनी राय दें जी इलेक्शन कराने चाहिए, बाकियों को भी राय दें, जो अक्सरीती फैसला होगा आप कर लें, आप डरते क्यों हैं? तो मेरे ख्याल में अदलिया ने भी, और फिर जो अदलिया ने एक और काम किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट करते हैं और इन्हीं का हुक्म दिया हुआ, आपको याद है ना 25 मई था वो गालबन, कि ये इमरान खान साहब ने इनका हुक्म जो लॉन्ग मार्च करके इनके हुक्म की वायलेशन की, कोई एक्शन नहीं। फिर जब भी कोई भी रिलीफ देना खान साहब को बिल्कुल भरपूर रिलीफ देंगे, लेकिन बाकी जमातों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। और एजाज ये देखें, अदलिया का ओवरऑल किरदार देख लें, इमरान खान की गवर्नमेंट में लोगों को बेबुनियाद इल्ज़ामात में उठाया गया, 2-2 साल तक उनकी सुनवाई नहीं होती थी, उनकी हियरिंग नहीं होती थी। ठीक है, अभी जो है, अभी तो तीसरे दिन बंदा बाहर होता है। तो इसमें अदलिया के भी तो दोहरे मेयार सामने आ रहे हैं ना, कोई शक ही नहीं। हाँ, कोई तो मेरा ख्याल है कि शायद इसी में हमें कोई खैर का पहलू निकलेगा कि इसी तकसीम से कोई शायद हम इत्तेहाद की तरफ जाएं। अच्छा चीमा लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं एजाज रीडिफाइन हो रही हैं। यानी अदलिया का किरदार जो है, मेरा ख्याल है कि इस क्राइसिस में वो भी रीडिफाइन होगा, पार्लियामेंट का अपना किरदार रीडिफाइन होगा, और इस अमल में सब लोग जो है ना, इस गंद में जाके सब गंदे हो रहे हैं, यानी कि सब पर छींटे पड़ रही हैं। कोई इसमें बचा नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं रहा कि जिस पर कोई सबका एतमाद हो, वो वाली सूरत हाल नहीं है। तो लेट्स सी। अब ये बताएं कि आज जो पीडीएम की मीटिंग हुई है, जो हुकूमती इत्तेहाद की है, उसके हवाले से कोई अहम कोई इतलात? चीमा साहब, मोटी बात उसमें ये है, मोटी बात उसमें यह है कि ओवरऑल तमाम जमातों ने इस बात का कहा है कि वो बाइकआउट करेंगे और अदलिया का जो रवैया उनको वो काबिल कबूल नहीं। मोटी बात ये है। पतली बात कौन सी है? पतली बात तो बाकी तो बहुत सारी बातें हैं ना, कि जी हालात का तकाजा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 रुकनी जो बेंच है वो अपने इस मुकदमे से दस्तबरदार हो जाएं। बाकी तो बयानात है ना, असल बात क्या है, क्रक्स क्या है, कि वो ये कहते हैं कि जी हम बाइकाट कर देंगे और हम जो जस्टिस इजाजुल हसन पर हम पहले एतराज़ कर चुके हैं, वो भी बीच में शामिल है, इन पे एतराज़ हो चुका हुआ है, वो भी बीच में शामिल है। ये गलत है, ये अखलाकी तौर पे ही गलत है। तो वो तो अखलाकी एतबार से भी उन्होंने बातें की हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वो भी थे बीच में। फिर इस इत्तेहादी जमातों ने कहा कि जी जस्टिस काजी फाइज़ ने भी कोई फैसला किया हुआ है, उसका एहतराम किया जाना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मोटी बात यह है कि वो ये कहते हैं कि हम बाइकाट कर दें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना, वो ये है कि हुकूमत इस महाज पर लड़ लेगी, जो अभी लड़ाई जारी है ना अदलिया के साथ, ये लड़ लेगी। अब जो इनके लिए चैलेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करा रहे। ठीक है, इनको ये भी पता है कि हम इलेक्शन में इस टाइम जाने की पोजीशन में नहीं है। वो जाने की पोजीशन में क्यों नहीं है कि महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है। वो वैसे काफ़ी देर से आया है, अब जो है ना वो ज़्यादा एक डेर कर रहा है, यानी कि ज़्यादा डरावना हो चुका है, ज़्यादा डरावना हो चुका है। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट जो ताज़ा तरीन अदादोशुमार आए हैं, उसमें यह है कि जो महंगाई है वो 1965 से ले कर आज तक जो अदादोशुमार हमारे पास मौजूद हैं, वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। ठीक है, और साथ ये तो वो बात है कि जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, इस दौरान अभी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़नी हैं, इस दौरान बिजली की कीमतें भी बढ़नी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये अगर हुकूमत इन महाजों पे लड़ाई में कामयाब भी हो जाती है, तो ये अवाम जो है, अवाम इनके साथ क्या करेगी? ये गुज़िश्ता 58 साल में सबसे ज़्यादा महंगाई अभी है। अभी है। और
ये एक अलग बात है कि कोई नई गवर्नमेंट भी आए तो उसके पास मसलों का हल नहीं है, लेकिन जो लोग हैं उनके पास ये सोचने का भी टाइम नहीं है। जो आज इस क्राइसिस से गुजर रहा है उसको वैसे ही कोई अगर ये एक तसल्ली दे दी कि नहीं बस मैं आ जाता हूँ ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो इस टाइम वो एक होप चाहता है बंदा, ठीक है। तो लेकिन यह है कि इसका बनेगा क्या, ये बढ़ती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बात कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो है अगस्त में या अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे, वो भी इलेक्शन इन्होंने किस तरह कराने हैं और उस इलेक्शन के नतीजे में क्या होगा वो भी ये चीज़ तय नहीं है। मुझे एजाज जो लगता है, मुझे ये लगता है कि इलेक्शन टाइम पर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन जो चीज़ इस चीज़ को यकीनी बना सकती है वो ये है कि इलेक्शन के बाद के हवाले से कोई चीज़ों पर इत्तफाक हो जाना चाहिए और वो इत्तफाक ये होना चाहिए कि इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। ये सबसे बड़ा इशू है इस टाइम, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, मेरा नहीं ख्याल के जो सियासी जमातें हैं वो अपोजिशन में रहने के लिए भी तैयार होती हैं, और वो ये नहीं होता कि कोई भी सियासी जमात ऐसी है कि जो हमेशा गवर्नमेंट में रहती है, ठीक है। ये जो इमरान खान जब पहले 3-4 साल रहे हैं तो तब तो उन्हें किसी ने अगर कुछ गाली भी नहीं दी थी, इन्होंने वो बंदे भी अंदर डाले थे। अभी तो उनके पास जो है वो केस ही बड़ा स्ट्रांग होगा जी कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मैंने फ़ौज को नहीं छोड़ना, मैंने फ़लाँ जनरल को नहीं छोड़ना, मैंने फ़लाँ सियासी बंदे को नहीं छोड़ना, मैंने फ़लाँ मीडिया ऑनर को नहीं छोड़ना, मैं फ़लाँ जर्नलिस्ट को नहीं छोड़ना, ठीक है। और फिर यह है कि जो देखने वाला एक ऑब्जर्वर है वो ये समझता है कि अगर इन्होंने तय कर लिया कि नहीं छोड़ना, और अदलिया जिस तरह इमरान खान के बारे में एक नरम गोशा भी रखती है, तो वो सब लोगों के लिए एक चैलेंज आ रहा है। तो जब तक इन चीज़ों पर तय नहीं होता कि भाई अगर जब कोई जो भी नई गवर्नमेंट बनाएगा वो उसके लिए क्या क़वायद ज़वाबित होंगे, वो किस हद तक इंतकामी कार्रवाई कर सकता है, अगर कर सकता है तो पहली बात तो यह है कि इसके लिए कोई जवाज़ नहीं है। कोई ना कोई चार्टर हम जब तक तय नहीं होता ये लड़ाई बढ़ती जाएगी और ये तकसीम जो है ना ये गहरी होती जाएगी, और ये हमारे लिए बड़े एक हम जो है ना एक गैर आइनी किस्म की नई नई मिसालें कायम करेंगे। चीमा साहब, मैं अर्ज करूं कि ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट, जिस तरह महंगाई की बात है, कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि इस बार अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान पंजाब में स्वीप कर जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की असल वजह ये नहीं है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर अदलिया अपना क्वेश्चन इमरान खान साहब से पीछे से हटा दे तो इमरान खान रूटीन में 2 से 3 माह के अंदर जेल में चले जाएंगे, क्योंकि जो तोशा खाना वाला केस है वो तो ओपन एंड शट केस है। इमरान एजाज असल में जो है ना जेल में भेजने का मकसद वो भी अगेन यही है ना। जी यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस चीज पर कोई तय हो जाए, अब जो है वो गवर्नमेंट जो है वो भी नहीं मानती और इमरान खान भी कोई इतना आसानी से नहीं मानते। सियासी तौर पे वो कह देते हैं जी बातचीत करने को तैयार है। उनकी पहली कोशिश ये होती है कि वो फौज के साथ करें। सियासी लोगों को तो वो जब प्राइम मिनिस्टर भी थे ना तो किसी ऐसी मीटिंग में कि जिधर कोई अपोजिशन लीडर ने बैठना होता था इमरान खान उधर नहीं बैठते थे, और उनका लेवल था कि नहीं जिधर वो बैठे हो ना वो किसी को अपने मुकाबले का समझते नहीं थे। सिर्फ आर्मी चीफ के साथ बैठना, आर्मी चीफ जो है आर्मी चीफ के साथ बात हो सकती है उनकी। अच्छा चीमा साहब, अब 2 बातें। एक तो ये है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन हो, क्यों कि गवर्नमेंट चाहती है कि इमरान खान अंदर जाएं, और पीछे से ज़ाहिर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि पार्टी तकसीम हो जाएगी, इसलिए इलेक्शन में तब गवर्नमेंट जाए। और एक बात तो ये हो गई, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती। इस्टेब्लिशमेंट इसलिए नहीं चाहती, इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इमरान खान आ गए तो इमरान खान आके असल इस्टेब्लिशमेंट बन जाएंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट में भी बंदों को चुन चुन के उनको निशाना लगाएंगे, जो सियासी जमातें हैं उनमें भी चुन चुन के निशाना लगाएंगे, अदलिया में भी चुन चुन के निशाने लगाएंगे, मीडिया में भी चुन चुन के निशाना लगाएंगे। सारों को अपना अपना है इशू ये है कि कानून की बालादस्ती किसमें है। कानून की बालादस्ती इसमें है कि अदलिया अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे, और बाकी जो अदारे हैं वो अपना लेकिन ये है कि ये तो नहीं होना कि हम सो के उठेंगे तो सब ने अपना अपना काम नहीं, कर देना। ऐसा तो नहीं है। उसके लिए कोई ना कोई तरीकाकार तो तय करना पड़ेगा ना। ये जो हम सिर्फ कह रहे थे ना आइन में जिक्र है, देखिए आइन में आपको बार बार रीएश्योर करना पड़ता है चीजों का कि भाई ये चीजें आइन में मौजूद हैं लेकिन इनकी फलां की खिलाफ वर्जी हो रही है, चीमा साहब, तो हमने इसको रोकना किस तरह। ये जो आप और मैं बार बार बात कर रहे हैं कि जी ये कुछ चीजें मोडालिटीज तय होनी, मोडालिटीज तो एक बंदे ने तय करनी है। अगर एक बंदे ही कहता है कि जी मैं नहीं तय करता, तो फिर वो कहता है जी मैं तो सबसे मशहूर हूं, मैं नहीं तय करता, तो फिर क्या कर सकते हैं आप। तो मामला ये। हाँ, तो फिर अगर वो करेंगे तो ही इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ना। जी ये तो नहीं है कि वो हर मसले का हल है। ऐसे ही। तो चीमा साहब, बड़ी बातें हो गई हैं। नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा।
हमने चीज़ों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, महंगाई का जो जिन है वो कैसे हम सबको हॉन्ट कर रहा है, और सबसे अहम ये कि मौजूदा हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि 3 जजेस के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है वो दायर कर दे। करेगी या नहीं करेगी, अभी मुझे तो नहीं लगता कि करेंगे। ड्रा ज़रूर रहे हैं। देखिए होता क्या है। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए।